अरे अल्लाह, मर गई रे। अम्मी की जोरदार चीख ने घर की दीवारों को दहला दिया। आफाक बैठक खाने में बैठा टीवी देख रहा था। आवाज सुनकर भीतर की ओर भागा। अम्मी पैर को पकड़े हुए फर्श पर लुढ़की हुई दर्द से कराह रही थी। पास ही गर्म पानी का भगोना औंधा पड़ा था। बौखलाहट में आफाक को कुछ न सूझा तो अम्मी को गोद में उठाकर अंदर वाले कमरे में ले गया। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी गर्म पानी से भरा भगोना उठाने की? तो फिर कौन उठाता? मुझसे कह देती, मैं उठाकर ला देता। बस बस, रहने दे अपनी चापलूसी। पिछले 4 साल से कहते कहते थक गई हूं, शादी कर ले, शादी कर ले, मगर तुझे तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। मेरे बूढ़े जिस्म में अब घर का काम काज करने की हिम्मत नहीं रही, मगर तुम औलाद होकर भी तुमको मुझ पर रहम नहीं आता। शादी कर लो आपाक, बहू आएगी, घर संभालेगी तो मैं इबादत में वक्त लगाकर अपनी आखिरत संवारूंगी बेटा। अम्मी ने आफाक को समझाया। 28 साल का सुदर्शन व्यक्तित्व वाला आफाक सरकारी मुलाजिम था। गले में सरस्वती का वास। गाना शुरू करता तो सारी रात गुजर जाती, मगर फरमाइशों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। घर में 4 प्राणी, अम्मी, अब्बू और एक छोटा भाई अनीस। आफाक अम्मी के पैरों में मरहम लगाते हुए खोया खोया सा रहा। अम्मी जानती थी आफाक की चुप्पी उसके स्वभाव के विपरीत थी। आफाक की खामोशी बेसबब हो ही नहीं सकती। क्या बात है, तुम आज इतने चुप क्यों हो? अपना दर्द भूलकर अम्मी ने बेटे के बालों पर हाथ फेरकर पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, आफाक ने टालते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो अम्मी से भी सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है? हाँ भाई, अब आप जवान जो हो गए हैं, अम्मी ने उलाहना दिया। ओफो अम्मी, आप तो खामखा ही बेसर पैर की वजह को तूल देने पर आमादा हो जाती हैं। फिर क्या बात है, मुझे बतलाना, क्या बात है बेटा? एक लंबी चुप्पी के बाद बड़ी कोशिश करके आफाक बोल पाया। अम्मी, आप मेरी शादी करना चाहती हैं? हाँ हाँ, बेशक। तो बहू पसंद कर लिया आपने? हाँ, तुम्हारे छोटे चाचा जान की बेटी नसरीन हर तरह से हमारे घर की बहू बनने के लायक है। क्यों, तुम्हें तो पसंद है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नसरीन तो बहुत ही अच्छी लड़की है, मगर अम्मी, मैं निकहत से निकाह करना चाहता हूं। कौन निकहत? कहीं तुम सामने वाले जाफरी साहब की बेवा बहू की बात तो नहीं कर रहे हो? अम्मी ने आश्चर्य से पूछा। जी जी अम्मी, वो ही। अम्मी के पैरों की मालिश करते हुए आफाक का चेहरा उजली चांदनी की तरह खिल गया।
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अम्मी ने गुस्से से अपने पैर पर रखे आफाक के हाथ को परे धकेल दिया। दुनिया भर की कुंवारी लड़कियां मर गई हैं क्या, जो तुम उस खसम खाई से शादी करना चाहते हो? क्या इसीलिए तुम 4 सालों से शादी न करने के रट लगाए हुए थे? शादी के 100 दिन के बाद ही निखत के शौहर का इंतकाल हो गया। ससुर सीढ़ियों से ऐसे गिरे कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। ऐसी मनहूस को बहू बनाना तो दूर, उसकी शक्ल तक देखने में मैं अपनी तौहीन समझती हूं। अम्मी बड़बड़ाई। लेकिन अम्मी, आप तो जानती ही हैं, निखत का मरहूम शौहर मेरा अजीज दोस्त था। उसकी किडनी तो पहले से ही खराब थी। माँ बाप ने उसकी बीमारी छिपाकर उसकी शादी कर दी थी, और ससुर तो काई लगी सीढ़ी से उतर रहे थे। उनकी अपनी लापरवाही से पैर फिसल गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसमें निखत का क्या कसूर है अम्मी? उसका कसूर हो चाहे न हो, लेकिन मैं अपने कुंवारे बेटे की शादी बेवा से नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अम्मी अपना ठोस निर्णय सुनाकर करवट बदलकर लेट गईं। आफाक के बुलंदी छूते इरादे चकनाचूर हो गए। बोझिल मन से बिना कपड़े बदले वह अपने कमरे में आकर लेट गया। पंखा चलाने के बावजूद भी उमस हो रही थी। उठकर खिड़की खोली, ठंडी हवा का झोंका कमरे में दाखिल हो गया। पसीना पोंछ ही रहा था कि बगल वाले जाफरी साहब के घर की दूसरी मंजिल के तीसरे कमरे की कुंडी खटखटाई। आफाक ने जिज्ञासावश खिड़की से झांक कर देखा। दुबली पतली मंझूले कद की गोरी चिट्टी निखत ने ओढ़नी से सर ढांकते हुए दरवाजा खोला। लो ये खाना। धम से खाने की थाली फर्श पर बिछी चटाई पर पटकते हुए बोली निखत की ननंद। खाना क्या था? एक कटोरी में पतली सी दाल, शोरबे वाली सालन, 2 रोटी और थोड़े से मोटे चावल। बाजी, आप खाना वापस ले जाइए, मुझे भूख नहीं है। निखत ने आजीजी से ननंद से कहा। हाँ हाँ, भूख क्यों होगी? भले चंगे शौहर को खा जो गई हो, हिकारत से बोली ननंद। निखत ने जलती हुई नजरों से ननंद को देखा, मगर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ जहन्नुम में, कहकर ननंद झटके से बाहर जाने लगी। अचानक कुछ याद आ गया। अरे हाँ, अम्मी पूछ रही हैं कि कुरान शरीफ के कितने पारे पढ़ लिए? 3 कुरान शरीफ पढ़ लेना, भाईजान के नाम पर बख्शने के लिए। उनके जीते जी तो बनाव सिंगार में खोई रही। अब उनकी रूह को अजाबे कब्र से बचाने के लिए कुछ तो सवाब का काम कर दो, शायद अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। निखत के कानों में जैसे शीशा घुल गया।
100 दिन की दुल्हन ने अपने शौहर को खो दिया। ये गुनाह मुझसे हुआ जिसकी निजात के लिए मुझे आप लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। या खुदा, आसमान क्यों नहीं टूट पड़ता, ये जमीन क्यों नहीं फट जाती, और मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। खुदा, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। निखत रो पड़ी। आफाक से और न देखा गया। कलेजे में टीस से उठी, मन दरक गया। अगर निकाहत की जगह उसकी अपनी बहन या भाभी होती तो क्या उन पर इतने जुल्म होते देख सकता था वो? परसों ही की तो बात थी। निकाहत का बड़ा भाई कॉलेज चौराहे पर मिल गया था। सलाम दुआ के बाद आफाक ने निकाहत की खैरियत पूछी तो मजहर लूटे मुसाफिर की तरह गमगीन हो गया। मैं क्या कर सकता हूं आफाक, निकाहत के ससुराल वाले तो हम लोगों को भी उससे मिलने नहीं देते, और आप लोग सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करते जा रहे हैं। आफाक की आवाज का तीखापन मजहर को चुप गया। क्या करें? निकाहत अपने इद्दत के दिन जो पूरे कर रही है, पर्देदारी की आड़ लेकर वो हमको हमारी बहन से तसल्ली बख्श अल्फाज कहकर उसके सिर पर हमदर्दी का हाथ फेरने की इजाजत भी नहीं देते। सच, औरत का बेटा मर जाए, दूसरा पैदा कर लेगी, वालिद का इंतकाल हो जाए, किसी को भी अब्बा जान का संबोधन देकर शफकत पालेगी, मगर शौहर मर जाए तो औरत की दुनिया और आखिरत दोनों ही बिगड़ जाती है। समाज और ससुराल के लोग उसे कलमुही मनहूस कहकर जीती जी उसे मार डालते हैं। कहते हुए मजहर की आंखें गीली हो गईं। आफाक को याद आ गया, कुछ दिन पहले ही जाफरी साहब के घर में औरतों और मर्दों का हुजूम। निकाहत के शौहर की सफेद कफन में लिपटी लाश, सिसकियों और आंसुओं का सैलाब। जनान खाने में छाती पीट पीट कर रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनकर हवा गूंगी हो गई। चरिंदे परिंदे दहशत से सहम कर घोंसलों में दुबक गए, मगर निकाहत, उसका तो घोंसला ही उजड़ गया। अरमानों के तिनके बिखर कर दूर कहीं बियाबान में गिर पड़े। हाथ की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि उसे चूड़ियां फोड़ देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जनाजे के चेहरे से कफन हटा दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब द्रवित मन से निकाहत के शौहर को आखिरी बार देखने के लिए उमड़ पड़े। चारों तरफ दर्द का सन्नाटा खिंच गया। ठीक उसी वक्त वातावरण की नीरवता को बेधती हृदय विदारक चीख गूंजी। अम्मी, बस एक बार अम्मी, एक बार मुझे उनको देख लेने दो अम्मी, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार उनका चेहरा देख लेने दो अम्मी, बस एक बार। सांस की पकड़ से छूटकर निखत जनाजे की तरफ लपकी।
सुनने वालों का कलेजा दहल गया, मगर पत्थर दिल ससुराल वाले न पिघले। छोटा देवर दौड़ता हुआ आया और निखत को लगभग घसीटते हुए जनान खाने में वापस लौटा लाया। मनहूस, डायन, मेरे भाई को निगलने के बाद उसकी लाश को भी चबा जाएगी क्या? रहने दे अपने चोंचले, मैं तेरा साया भी अपने मरहूम भाईजान के जनाजे पर नहीं पड़ने दूंगा, समझी? कहते हुए कमरे के भीतर धकेलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी देवर ने। रिश्तेदार, दोस्त सभी अंधे, गूंगे, बहरे हो गए, मगर आफाक भीतर ही भीतर धधक उठा। जबान अंदर ही अंदर ऐंठने लगी और गुस्सा फेन बनकर होठों के दोनों किनारे को चिपचिपा कर गया। जी चाहा दरवाजा तोड़कर निकहत को बाहर लाए और अपने दोस्त के चेहरे से कफन उठाकर आखिरी बार उसका दीदार करवा दे। यही सोचकर आगे बढ़ना ही चाहता था कि मजहर ने कलाई थाम ली। उत्तेजनावश दांत जबड़े पर कसने लगे। ये कैसा अंधेर है, ये कैसा जुल्म है? अपनी मौत मरे व्यक्ति की विधवा को उसके दीदार के लिए समाज से इजाजत लेनी पड़ेगी, समाज से भीख मांगनी पड़ेगी। क्या उसके पति पर उसका कोई हक नहीं है? कैसे बेहिस हो गए हैं लोग, जिन्हें इसका एहसास तक नहीं कि किस्मत की सताई हुई बेवा औरत के पास शौहर की यादों के अलावा रह ही क्या जाता है। उसी दिन आफाक ने तय कर लिया था कि निखत को दकियानुसी लोगों की तंग सोच के दलदल में और अधिक नहीं रहने देगा। मैं निखत को इतना संबल दूंगा कि वो मेरा सहारा लेकर समाज की कुंठित संकीर्ण विचारधारा रखने वालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी। सोचते सोचते रात के 3 बज गए, मगर आफाक की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। फजर के वक्त किसी की ठंडी हथेली की छुवन ने नींद से जगा दिया। आंख खुल गई। अरे साहिबा बाजी, आप कब आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बस अभी अभी आई। आफाक की इकलौती खालाजाद बहन बोली। शफक के लिए भोपाल से रिश्ता आया था, लड़का देखने गई थी। सोचा लौटते वक्त आप लोगों से मिलती चलूं। साहिबा के आने पर भी आफाक की अम्मी बिस्तर पर मुंह फुलाए लेटी रहीं। आफाक और साहिबा ने मिलकर खाना बनाया। दस्तरख्वान पर अम्मी जान नहीं आई तो व्यवहार कुशल साहिबा बाजी ने सबको बहला फुसलाकर खाना खिला दिया। फिर अम्मी का खाना लेकर उनके कमरे में गई। क्या बात है खाला जान, खाना खाने के लिए सब लोग इंतजार करते रहे आपका, आप आई क्यों नहीं? साहिबा, मुझे खाने की जगह थोड़ा सा जहर लाकर खिला दे, ताकि जीते जी अपनी आंखों के सामने अंधेर होते न देख सकूं और मेरी मौत के बाद आफाक अपनी मर्जी से शादी कर सके। अम्मी ने गुबार निकाला। अपनी मर्जी से शादी? मगर किसके साथ? आश्चर्य से पूछा साहिबा ने।
क्या बतलाऊं बेटी, मेरा तो मुकद्दर ही खराब है। एक से एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की आफाक को दिखला चुकी हूं। अपने देवर से लड़की के साथ रिश्ता भी लगभग तय कर चुकी हूं, मगर साहबजादे ने मेरे तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। आखिर किसके साथ शादी करना चाहता है आफाक? कुछ बतलाइए तो सही। साहिबा उतावली सी हो गई। अरे, उसी चुड़ैल जाफरी साहब की बेवा बहू निकाहत कैसे निकाह करना चाहता है। सुनकर साहिबा सन्न रह गई, जबान को जैसे लकवा मार गया। तुम्हें समझाओ उसे, तुम सही वक्त पर आ गई, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालता। साहिबा की आंखों के सामने घूम गए अतीत के वे दर्दीले दिन। एक्सीडेंट में साहिबा के शौहर की अचानक मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने उसे ही शौहर की मौत का जिम्मेदार ठहराया। देवर ने झूठी हमदर्दी जतलाकर उससे नाजायज ताल्लुकात बनाने चाहे। विरोध करने पर दोनों बच्चों सहित उसको धक्के देकर घर से बाहर कर दिए। साहिबा पूरे 5 साल तक मायके में दोनों बच्चों के साथ रही। पढ़ी लिखी थी, नौकरी करनी ही पड़ी। बच्चों की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की शाब्दिक हमदर्दी और किस्मत को कोसने से तो पूरी नहीं हो जाती। इसलिए पैसों की जरूरत के लिए उसी स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के स्थायी सदस्य कादरी साहब साहिबा के शांत सौम्य एवं सुलझे हुए व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि अपनी बीवी के मरने के बाद लड़खड़ाती गृहस्थी की जिम्मेदारी साहिबा के कंधों पर रखकर खुद उसके बच्चों का दायित्व अपने कंधे पर ले लिया। विचारों एवं सामंजस्य का इतना जबरदस्त तालमेल कि उनकी जिंदगी मोहब्बत और कुर्बानियों की मिसाल बन गई। खानदान के मुंह पर काले मलकर अपनी जिंदगी को आबाद करना चाहता है। क्या क्या अरमान सजाए हैं मैंने आफाक की शादी के लिए। दुल्हन का किमखाब का जोड़ा मंगवा कर रखा है बाहर से। अब तुम ही बतलाओ, बेवा को लाल रंग का जोड़ा पहनाकर ब्याह जाएगा क्या? लोग कैसा माहौल उड़ाएंगे। आफाक की अम्मी के स्वर ने साहिबा को ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। लाल जोड़ा, मेहंदी, हरी चूड़ियां क्यों नहीं पहनाई जा सकती बेवा को? आफाक ने सीढ़ियां उतरते हुए दलील दी। उसकी आवाज का खुरदरापन साहिबा को भीतर तक चुभ गया। साहिबा आफाक के उद्दंड हौसले देखकर उत्तेजित हो गई। आफाक, आप कैसे अम्मी के सामने इतनी ऊंची आवाज से बोलने की जुर्रत कर रहे हैं? अपनी हदें लांघते हुए आप अदब कायदा सब भूल गए क्या? साहिबा ने आफाक को समझाते हुए कहा, अगर मैं अपनी हदें तोड़ रहा हूं तो घर के बुजुर्गों की वजह से, जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। बाजी, आपने भी तो बेवा होने के बाद कादरी साहब से निकाह किया था। आप पढ़ी लिखी थी, मगर वो अनपढ़ कम उम्र बेवा किस घाट लगेगी? हाँ हाँ, तुमने ही तो ठेका ले रखा है दुनिया भर की बेवाओं का उद्धार करने का। अम्मी जान गुस्से से बिफर गई। बात बढ़ती देखकर साहिबा
आफाक का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में लेकर चली गई। अपने संकल्पों को टूटते हुए देखकर उत्तेजनावश हाँफने लगा था आफाक। बड़बड़ाते हुए खिड़की के पट खोल दिए। कुछ देर ठिठक कर बाहर देखता रहा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखकर साहिबा ने भी खिड़की से झांका। सामने का दृश्य देखकर जड़वत खड़ी रह गई। रात को 12:30 बजे निकाहत का देवर उसके कमरे की अधखुली खिड़की के भीतर झांक रहा था। यद्यपि कमरे में खूब अंधेरा था, मगर बाहर की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। आफाक और साहिबा सांस रोके किसी अनहोनी की आशंका में भीतर ही भीतर कांपने से लगे। काफी देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद निकाहत के देवर ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। काफी देर तक वो थोड़ी थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक देता रहा, मगर निकाहत के कमरे की नीरवता को भंग करने में नाकामयाब रहा तो दरवाजे पर एक लात जमाकर भद्दी से गाली देते हुए नीचे उतर आया। आफाक की नजरों की चिंगारी ने साहिबा को खाला जान के हर सवाल का जवाब दे दिया। कहने सुनने के लिए क्या रह गया था। साहिबा चुपचाप नीचे के कमरे में आ गई। साहिबा पुरसा देने के लिए दोपहर को जाफरी साहब के घर पहुंची। आशा के विपरीत वहां का माहौल काफी गर्म था। 8-10 मर्दान खाने में, उतनी ही औरतें जनान खाने में बैठी किसी संजीदा विषय पर बहस कर रहे थे। देखिए जाफरी साहब, आपकी बहू के वालिद और मामूजान का कहना है कि इद्दत के दिन पूरे होने के बाद आप अपने छोटे बेटे के साथ उसका निकाह करवा दीजिए, ताकि घर की चीजें और दोनों घर की इज्जत घर में ही रहे, हाफिज साहब ने फरमाया। जाफरी साहब किंग कर्तव्य विमूढ़ से कुछ देर चुपचाप सर पकड़कर बैठे रहे। घुटे घुटे स्वर में आहिस्ता से बोले, देखिए साहबान, मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया। मैं कैसे कलेजे पर पत्थर रखकर इस सदमे को बर्दाश्त कर रहा हूं, ये मैं ही जानता हूं। निखत मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी है। मैं उसकी खुशहाली के लिए दुआ कर सकता हूं, मगर छोटे बेटे की मर्जी जाने बगैर उसके बारे में फैसला करने का मुझे कोई हक नहीं है। मौजूद लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि निकाहत का देवर अपने 2 दोस्तों के साथ मर्दान खाने में दाखिल हुआ। जैसे ही निकाह के सिलसिले में उसकी मर्जी पूछी गई, वो पगलाए हाथी की तरह चिंघाड़ा, मेरे हट्टे कट्टे भाई को कब्र में सुला दिया इस मनहूस औरत ने, मेरे वालिद को लंगड़ा कर दिया, और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस नागिन से निकाह करके ताउम्र इसके डंक का जहर पीता रहूं? हाफिज साहब, दुनिया में कुंवारी लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या, जो जूठन से अपना मुकद्दर संवारूं? जनान खाने में बैठी साहिबा के कानों में
गरम गरम सीसा घुल गया। आधी रात के अंधेरे में ये बदकार अपनी काम पिपासा को शांत करना चाहता तो है, मगर दिन के उजाले में उसका मुंह तक देखने को तैयार नहीं। वाह रे स्वार्थी, वाह रे खुदगर्ज नाटककार। साहिबा का मन घृणा से भर गया। जी चाहा एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद करके रात वाली घटना का पर्दाफाश कर दे, मगर कौन उसकी बात पर यकीन करेगा। यही सोचकर भारी मन से घर वापस लौट आई। अम्मी अभी तक लिहाफोड़े गुमसुम पड़ी थी। आफाक खाना पीना छोड़े अपने बिस्तर पर औंधा पड़ा था और निकहत सबके दर्द से बेखबर अपने गम को ओढ़े अपने ही घर में नजर कैद दूसरों के मुंह से अपने मुकद्दर का फैसला सुनकर सन्न पड़ी थी। क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? कुंठा, घुटन, बेबसी, छटपटाहट, सांसों को कैद करके जिंदा लाश बनने को मजबूर करना, यही अपनों की सौगात है। सिर भयानक दर्द से फटने लगा था, लेकिन यूं चुप रहने से मसला तय तो नहीं होगा ना। कुछ तो हल निकालना ही होगा, कोई तो बीच का रास्ता होगा। सोच के अंधे कुएं में गहराई तक उतरती चली गई साहिबा। पीढ़ियों के अंतराल से उपजी सोच की गहरी खाइयों को पाटना ही होगा। समाज की तंग जहनियत खुदगर्जी का खुलता बंद होता बही खाता कब तक नई पीढ़ी को गुमराह करता रहेगा। आखिर किसी न किसी को बदलाव का अलम लेकर चलना ही होगा। एक कदम कामयाबी भरा मैंने उठाया है, दूसरा आफाक उठाएगा तो तरक्की पसंद रास्ते का कुछ तो रास्ता तय होगा। पूरी रात छत पर नजर जमाए हुए कटी साहिबा की। अल सुबह साहिबा बिखरी बिखरी सी खाला जान के कमरे में पहुंची। वे अभी तक पूरे घर से खफा होकर बिस्तर पर ही लेटी पड़ी थी। साहिबा ने कल का जाफरी साहब के घर का पूरा वृतांत शब्दशः खाला जान को सुना दिया। खाला जान के जहन की जंग धीरे धीरे खुरचने लगी। पेट की आंतों में ऐंठन होने लगी। साहिबा ने लोहा गरम देखकर चोट की। खाला जान, अगर आपके अपने भाई की बेटी बेवा हो जाती और उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसे ही जानवरों का सा सलूक करते, तो भी क्या आप उसकी किस्मत को कोसती हुई चुप रहती, या उसके भविष्य के बारे में चिंतित होकर जिंदगी को फिर से ताजगी देने के लिए रास्ता ढूंढती? खाला जान निश्चल गहरी सोच में डूबी बैठी रही। साहिबा ने कुछ और हवा दी। खाला जान, खूबसूरत पढ़ी लिखी कुंवारी लड़कियों की सास बनने का फख्र तो हर औरत हासिल करना चाहती है, मगर आपने भी यही सोच रखी तो आम औरत और आप में क्या फर्क रह जाएगा भला? किसी का दर्द बांटना, उसको जिंदगी जीने का हक दिलवाना, उसकी छीनी हुई खुशियां लौटाना, उसकी बुझती उम्मीदों को रोशनी देना, क्या ये हमारा इंसानी फर्ज नहीं है? खाला जान को
چپ چاپ اپنی بات سنتے دیکھ کر حوصلہ ملا صاحبہ کو۔ خالہ جان، کل نکاحت کے عدت کے دن پورے ہو گئے، کل اسے اس کے مائکے والے آ کر لے جائیں گے، بس یہی وقت ہے نکاحت کے زخموں پر مرہم لگانے کا۔ کم سے کم آفاق کے مردانہ قول کو پورا کرنے میں اور سماج کے خودغرض اور چرمراتے خیالوں کی ڈہتی دیواروں کو زمین دوز کرنے میں مدد کرنے کا۔ تو کیا آپ یہ مدد نہیں کریں گی؟ خالہ جان بڑی دیر سے غور سے چپ چاپ صاحبہ کی باتیں سنتی رہی تھی۔ ان کی نستیج آنکھوں میں آشا کی ہلکی سی کرن نظر آنے لگی، چہرے پر آتم وشواس کا تیج دب دب کر رہا تھا۔ لحاف سرکا کر پلنگ سے نیچے اترتے ہوئے بولی، آفاق کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں آپ کے فیصلے کا ماتم منا رہا ہے۔ پاگل ہے وہ، جاؤ اسے ذرا نیچے بلا کر لاؤ، میں تب تک چائے بناتی ہوں۔ ممت کے خزانے کا منہ کھلا، چند ہیرے جواہرات امید کی کرنوں کی طرح آنچل میں سمیٹے صاحبہ آفاق کے کمرے کی طرف لپکی۔ آفاق نے سنا تو ننگے پاؤں ہی باورچی خانے کی طرف لپکا، دروازے کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ ٹکا کر خوشی سے ہانفنے لگا، پھر چپکے سے امی کو پیچھے سے باہوں میں بھر لیا۔ بیٹی کی ویاکلتا اس کے دڑھ نشچئی ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ خالہ امی جلدی سے تیار ہو جائے گی، آج ہی نکاحت کے مائکے جانا ہے۔ لیکن صاحبہ، سورج تو اب غروب ہو گیا ہے، امی نے شرارت سے کہا۔ سورج یقیناً غروب ہو گیا ہے، مگر شام کہاں ڈھلی ہے ابھی؟ آفاق کی بات سن کر تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔